अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ फार्मूलाज के बारे में बताऊंगी। अगर आपने इससे पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस होम, इंसर्ट और पेज आउट पर नहीं देखी तो आप उन्हें ज़रूर देखना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं हूँ इंसा और मेरे चैनल का नाम है लर्निंग स्किल्स विद इंसा ऑफिशियल। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पे देखें, आप डिफरेंट फार्मूलाज अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन है और ऑटो सम का है, और इसी तरह जो है फाइनेंशियल फार्मूलाज हैं और लॉजिकल फार्मूलाज हैं, टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम है, लुकअप फार्मूला है। इस तरह से डिफरेंट फार्मूलाज हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि इनमें से ज़्यादातर फार्मूलाज के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। तो चलें चलते हैं अपने इंसर्ट फंक्शन की तरफ। और आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक रिजल्ट शो हो रहा है जिसमें नेम्स लिखे हुए हैं, स्टूडेंट्स के नेम्स लिखे हुए हैं और सब्जेक्ट के नेम्स लिखे हुए हैं और सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि टोटल मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहाँ सेल पे क्लिक करना है, उसके बाद इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है वो सम को टाइप करना है। जैसे ही आप सम को टाइप करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सम का फॉर्मूला आ जाएगा और यहाँ पर वो एक रेंज मांगेगा। यहाँ से आप रेंज को एंटर करेंगे। ये देखिए मैंने रेंज को एंटर किया और जैसे ही मैं ओके करूँगी तो यहाँ पर जो टोटल मार्क्स हैं वो आ जाएंगे। इसी तरह जब मैं इसे ड्रैग करके नीचे तक लेकर जाऊँगी तो आप देख सकते हैं कि नीचे तक फॉर्मूला लग गया है और नीचे तक टोटल मार्क्स जो है वो कैलकुलेट हुए हुए आ गए हैं। इसी तरह अब मैं आपको ऑटो सम के बारे में बताती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इस कॉलम को डिलीट कर देती हूँ और फिर मैं आपको ऑटो सम के बारे में बताती हूँ। ऑटो सम में देखें, ऑटो सम में यहाँ देखें सम भी है, एवरेज है, काउंट नंबर्स है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहले मैं आपको सम के बारे में बताती हूँ। और यहाँ देखें, मैंने यहाँ पर एक रेंज जो है उसे सिलेक्ट कर दिया है और इसे सिलेक्ट करने के बाद मैंने ऑटो सम पे क्लिक करके सम पे क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास मार्क्स लिखे हुए आ गए हैं। इसी तरह अब अगर दोबारा मैं यहाँ पर इन मार्क्स को सिलेक्ट करती हूँ, इसके बाद मैं ऑटो सम पे जाती हूँ और यहाँ से सम पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मार्क्स लिखे हुए आ गए हैं। इसी तरह मैं अगर मैं इससे ड्रैग करती हूँ इस सेल को, देखिए मैंने ड्रैग किया, देखिए यहाँ पर जो है वो सारे टोटल मार्क्स जो है वो लिखे हुए आ गए हैं। अभी मैंने आपको इंसर्ट फंक्शन और ऑटो सम के बारे में बताया है। अब मैं आपको एवरेज के बारे में बताऊंगी। अब एवरेज के लिए ये होता है कि आप यहाँ से भी एवरेज लिख सकते हैं, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम और मिनिमम आप यहाँ से भी लिख सकते हैं और आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैं टाइप करती हूँ इक्वल टू एवरेज और यहाँ पर मैं इन स्टूडेंट्स की एवरेज फाइंड करना चाहती हूँ तो मैं इक्वल टू एवरेज करके यहाँ पर कॉलम एंटर करूँगी और ओके करूँगी तो देखिए मेरे पास जो एवरेज है वो आ गई है। इसी तरह मैं काउंट करना चाहती हूँ नंबर्स को, मैं इक्वल टू काउंट भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ इक्वल टू काउंट, तो यहाँ से मैं कॉलम को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से मैं फॉर्मूला क्लोज करती हूँ और एंटर करती हूँ तो देखें यहाँ पर टोटल जो है वो 10 नंबर्स हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे इक्वल टू मैक्स करती हूँ, मैक्सिमम है ये, और यहाँ से मैं एंटर करती हूँ इस कॉलम को और यहाँ पर आप पता चल जाएगा कि मैक्सिमम नंबर कितना है। और यहाँ पर देखें, अब मैं आपको बताती हूँ कि मिनिमम नंबर के लिए क्या फॉर्मूला होगा। मिनिमम प्ले पर क्लिक करेंगे, इसके बाद इस कॉलम पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। यहाँ पे देखें मिनिमम वैल्यू की लिखी हुई आ गई है। अभी मैंने आपको बताया एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम और मिनिमम, ये चारों मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताए। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी ऑटो सम में जाके एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है रिसेंटली यूज्ड। रिसेंटली यूज्ड में जो रिसेंट फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं वो लिखे हुए आते हैं। जैसे मैंने रिसेंट फॉर्मूलाज हैं वो ये वाले यूज किए हैं, इसलिए ये लिखे हुए आ रहे हैं। देखिए फॉर्मूला टैब में मैं आपको फाइनेंशियल फॉर्मूलाज के बारे में बताती हूँ और फाइनेंशियल फॉर्मूलाज में सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो एक्रेंट का है। एक्रेंट के फॉर्मूला के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ देखें, इस टेबल की तरफ देखें, यहाँ पर लिखी हुई इशू डेट। इसका मतलब ये है कि ये वो डेट है जिस पर अमाउंट जो है उसको इशू किया गया था। इसके बाद है डेट ऑफ द फर्स्ट इंटरेस्ट पेड, जब पहला इंटरेस्ट पेड हुआ उसकी डेट क्या है वो डेट लिखी हुई है। इसके बाद जो है वो एंड डेट लिखी हुई है।
इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 10% है वो लिखा हुआ है, और टोटल अमाउंट जो है वो 1 लाख की लिखी हुई है, और साथ में फ्रिक्वेंसी बताई हुई है। अगर ये एनुअल होगा तो 1 लिखेंगे, 6 मंथ्स का होगा तो 2 लिखेंगे, 3 मंथ्स का होगा तो 4 लिखेंगे, और बेसिस के बारे में लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्रूड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ से मैं फाइनेंशियल फॉर्मूलाज में जाके अकाउंट पे क्लिक करूंगी, और आप देख सकते हैं कि एक टेबल जो है वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पर मैं इशू की डेट लिखूंगी, और उसके बाद फर्स्ट इंटरेस्ट की अमाउंट एंटर करूंगी। इसके बाद फिर मैं एंड डेट की अमाउंट को एंड डेट के सेल पे जो है वो क्लिक करूंगी। इसके बाद फिर मैं रेट पे क्लिक करूंगी। इसके बाद फिर मैं पार जो टोटल अमाउंट है उस पर क्लिक करूंगी। यहाँ से मैं इसे नीचे लेके जाती हूँ, यहाँ पे मैं फ्रिक्वेंसी को एंटर करूंगी। बेसिस लिखना चाहें तो लिख लें, ना लिखना चाहें तो कोई नहीं। वैसे बेसिस का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन लिखना चाहे तो अपनी मर्जी है। अब मैं यहाँ से इसको ओके कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एक्रूड इंटरेस्ट मेरे पास जो है वो आ गया है। इसे मैं कलर दे देती हूँ, मैं इसे येलो कलर दे देती हूँ। ये एक्रूड इंटरेस्ट है जिसकी अमाउंट जो है वो निकल के आ गई है। अब मैं आपको बताती हूँ एक्रेंट एम के बारे में। एक्रेंट एम में भी यही होता है कि इशू डेट होती है कि अमाउंट किस डेट को इशू हुई थी, फिर एंड डेट लिखी होती है, उसके बाद फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और फिर टोटल अमाउंट होती है। और यहाँ पर जो है ये भी एक्रेंट एम भी जो है ना, ये एक्रूड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए होता है। अब मैं आपको एक्रूड एम का फॉर्मूला लगा के बताती हूँ। इक्वल टू, यहाँ से मैं फॉर्मूलाज पे जाऊंगी, और यहाँ से मैं फाइनेंशियल फॉर्मूलाज पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे मैं एक्रेंट एम पे क्लिक करूंगी। यहाँ पर मैं इशू डेट एंटर करूंगी। इसके बाद फिर मैं एंड डेट एंटर करूंगी। इसके बाद मैं रेट को एंटर करूंगी कि 10% है, और टोटल अमाउंट 1 लाख की है, और इसे मैं एंटर करूंगी, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर ओके करूंगी, तो मेरे पास जो है ये अमाउंट आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि एक्रूड इंटरेस्ट की जो अमाउंट है मेरे पास निकल के आ गई है। अब मैं आपको अमॉर्लिंग के बारे में बताती हूँ। अमॉर्लिंग को डेप्रिसिएशन के लिए यूज किया जाता है। अमॉर्लिंग में ये होता है कि कॉस्ट ऑफ द एसेट जो है वो गिवन होती है, जो कि यहाँ पर 50,000 रुपीज गिवन है। इसके बाद ये लिखा होता है कि जो एसेट है इसकी परचेज डेट क्या है। परचेज डेट ऑफ द एसेट लिखी होती है। इसके बाद फिर डेट ऑफ द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड वो लिखा होता है। स्क्रैप वैल्यू लिखी होती है। पीरियड टू फाइंड डेप्रिसिएशन होता है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। इसमें मैं अब आपको फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करके बताती हूँ। मैं इक्वल टू का साइन डालूंगी, और यहाँ से लॉजिक फाइनेंशियल फॉर्मूलाज में जाऊंगी, और यहाँ से मैं अमॉर्लिंग पे क्लिक करूंगी, और यहाँ पर फिर मैं कॉस्ट को एंटर करूंगी 50,000। डेट जो परचेज की थी वो डेट एंटर करूंगी। उसके बाद डेट ऑफ द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड को मैं एंटर करूंगी। इसके बाद में सैलवेज की जो वैल्यू है उसको एंटर करूंगी। उसके बाद फिर मैं जो पीरियड है उसे एंटर करूंगी, और इसके बाद यहाँ पर रेट के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन को एंटर करूंगी। जैसे कि आपको पता है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जब कोई एसेट जो है उसको यूज किया जाता है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो कम होती जाती है। यहाँ पे मैंने रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन को एंटर कर दिया है, और यहाँ से मैं ओके करूंगी, और मेरे पास जो अमाउंट है वो आ जाएगी। जैसे कि 15,000 की अमाउंट मेरे पास आ गई है। ये मैंने अभी अमाउंट लिंक फाइंड किया है। अब मैं आपको अमाउंट डायरेक्ट फाइंड करके बताती हूँ। अब देखें इसमें भी वही है, जैसे कॉस्ट ऑफ द एसेट लिखा हुआ है 50,000, परचेज डेट ऑफ द एसेट, डेट ऑफ द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड, स्क्रैप वैल्यू, पीरियड टू फाइंड डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन। बेसिकली ये फॉर्मूला भी डेप्रिसिएशन के लिए ही यूज किया जाता है। अब मैं इसे अप्लाई करने का तरीका आपको बताऊंगी। इक्वल टू, आप देखें यहाँ पे ये फॉर्मूला टाइप करूंगी। ये देखें यहाँ पर मैंने कॉस्ट ऑफ द एसेट जो है वो इंटर किया, और फिर यहाँ मैंने कॉमा डाला। इसके बाद मैंने परचेज डेट ऑफ द एसेट लिखी। इसके बाद मैंने डेट ऑफ द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड को टाइप किया। इसके बाद मैंने स्क्रैप वैल्यू को एंटर किया। इसके बाद मैंने पीरियड टू फाइंड डेप्रिसिएशन को एंटर किया, और उसके बाद मैंने रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन को एंटर किया, और ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया, और ये देखिए मेरे पास वैल्यू जो है वो आ गई है। ये मैंने आपको फाइंड करके बता दिया। आप चाहें तो इसे दूसरी तरह भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।